शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसे लेकर दावों का दौर जारी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की जमीन अब पूरी तरह से खिसकती जा रही है। प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। देखो, उत्तराखंड में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तैयारियां तो दूसरी तरफ बीजेपी पर ये तैयारियां कितनी भारी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही प्रदेश प्रभारी का दौरा होता है तो कुमारी शैलजा इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि इस तरीके की युद्ध स्तर पर तैयारियां कांग्रेस के बीच चल रही है 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए, कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए, कि इससे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने लगी है। उनके पैरों तले वो जमीन खिसक गई है और वो कांग्रेस का ये सत्ता परिवर्तन वाला मोड देखने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अब नई रणनीति है, नए चेहरे हैं, नई और जिम्मेदारियां हैं और इस बार सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है कि 2027 में आएगी तो आएगी कांग्रेस ही। लेकिन आखिरकार इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जनता निर्धारित करेगी और जनता ही तय कर सकती है कि आखिरकार वो किस पर अपना मत देंगे और किस पर विश्वास जाहिर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उत्तराखंड में चुनाव से पहले ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसी बीच भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी डबल इंजन सरकार जैसे बड़े आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में चरम पर महिला अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। खुद को भगवान साबित करना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जब बीकेटीसी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और 2017 के दरमियान इस शब्दों का प्रयोग किया गया। तो वहीं बीजेपी की सरकार, अब प्रदेश की जनता उनसे उब चुकी है, सत्ता परिवर्तन चाहती है, देख चुकी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितने झंडे गाड़ सकती है। अब उत्तराखंड में चुनाव से पहले इस तरीके का दौर लाजमी है और इसी के चलते इस वक्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। इस चुनावी माहौल के जरिए अब सभी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता को लुभाने के लिए वो लुभावनी वादे भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारी कितनी है? आखिरकार जो फुल कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि 2027 में सरकार बनाएंगे, तो आखिरकार क्या 2027 में सरकार बनाने का दावा किन तैयारियों के जरिए किया जा रहा है? आखिरकार क्या वो मुद्दे रहेंगे, क्या वो स्ट्रैटेजी रहेगी जिसके चलते 2027 में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की? ऐसे बहुत सारे दावे तो हर वर्ष किए जाते हैं, चाहे वो यूकेडी क्यों ना हो, बीजेपी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार इनके दावे कितने सही साबित, सटीक साबित होंगे, ये जनता निर्धारित करेगी और जनता के ही फैसले पर निर्भर करेगा कि आखिरकार किसकी सरकार 2027 में बनने वाली है। लेकिन दोनों ही युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही हैं, खूब पसीना बहाया जा रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है और बहुत कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इसी तरीके से चुनावी मोड में नजर आती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो बीजेपी तो अपनी तैयारियों को पूरा करती नजर आ रही है और पॉलिशिंग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी के दौरे, कुमारी शैलजा का वहां पर आना और तमाम लुभावनी वादे करना, बीजेपी पर तंज कसना, ये सब जारी रहेगा। और इसी पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है जो 2027 में जीत का इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे पास इस चर्चा के लिए खास पैनल भी है। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ संजीव वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आशीष सैनी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल यूकेडी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष सैनी जी। कुमारी शैलजा इस वक्त उत्तराखंड में है, लुभावने वादे हो रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और अपनी तस्वीर चमकाई जा रही है, लेकिन 2027 का दावा कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस हर तरीके से तैयारी कर रही है। क्या है 2027 में सत्ता परिवर्तन और अपनी सरकार बनाने का स्ट्रैटेजी प्लान? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। 2027 में, क्योंकि चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2027 में हम चुनाव को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान की है, मैं उसी को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये प्लान, जिन मुद्दों पर जनता उद्वेलित है, जनता के सवाल खड़े हैं,
उन्हीं सवालों के साथ हमने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया। हमने भ्रष्टाचार को लेकर, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी की जो पॉलिसी बनाई है बेरोजगार रखने की लोगों को, उस पर, और साथ में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर राज्य में पर्यटकों की व्यवस्था और टूरिज्म, और कैसे हम राज्य की जमीनों को भी संरक्षित करें और साथ में राज्य में औद्योगिक और कारोबारी विकास को कर सके। इसके लिए जो हमारा विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है और जनता के बीच में सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार में है इस समय, और सरकार में होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस के मामले में फेल होने के बाद वो केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के बेस पर ही चुनाव जीतना चाहती है। हम उत्तराखंड की जनता को इस चीज पर कन्विंस कर चुके हैं कि मुद्दों पर आधारित होकर मतदान करने का काम करें। यही चीज है जो कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। यही जीत है जो भाजपा के कुशासन से मुक्ति देने का ये काम तो आप कब करेगी। से कह रहे हैं क्योंकि आशीष सैनी जी कि हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी दो जो चुनाव आप हारे हैं उसमें भी आपने इन्हीं मुद्दों का जिक्र करके जनता को वादे किए थे, लेकिन तब भी जनता ने आप पर विश्वास जाहिर नहीं किया। तो अब बताइए, बिल्कुल आप अलग से क्या प्लान है आपके पास इस बार जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं नहीं, करने के? हमारा अलग से कोई प्लान नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों पर रहेंगे, सच्चाई और ईमानदारी पर टिके रहेंगे। हम जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव जीतना हमारे लिए उतना बड़ा उद्देश्य नहीं है जितना बड़ा अपनी विचारधारा पर टिककर जनता के हित की बात करना। हम बिल्कुल जनहित से अलावा कोई विषय उठाने ही नहीं जा रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी उनके लिए एक अच्छा काम कर रही है तो हम उनके लोगों के साथ सहमत है। वो 2 बार इनको लगातार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिता चुके हैं। नगर निगमों में भी, नगर निगम जो है हमारे, उनमें भी ज्यादातर बीजेपी है, और मैक्सिमम जो जिला पंचायतों में भी बीजेपी है। यदि इस वक्त उत्तराखंड की जनता के मन में या उनके दैनिक जीवन में कोई कष्ट है, कोई समस्या है जो सरकारी स्तर पर जिसका समाधान हो जाना चाहिए था, यदि वो नहीं हो रही है, तो ये 4 इंजनों की जो सरकार बनी हुई है यही इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए आपको सरकारों को बदलना और कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा करना जनता की आवश्यकता है, ठीक और है, निश्चित रूप से हमें जनता का भरोसा मिल रहा है। ठीक है। यानी कि इस बार 2027 में इन्हीं मुद्दों के जरिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ना जाहिर करते हुए कांग्रेस पर करें, तो फिर काफी तस्वीर प्रदेश की बदलने में ईमानदारी के साथ कांग्रेस खड़ी उतरेगी। ये आप लोगों का एक एजेंडा है, स्ट्रैटेजी है। अब संजीव जी, आप मुझे बताइए, ये सब स्ट्रैटेजी अगर इनकी है, ये ईमानदारी पर चल रहे हैं, तो आप बेईमानी कर रहे हैं क्या प्रदेश के साथ? तो आपको जो जनता विश्वास दे रही है, मत दे रही है, तो वो आपकी बेईमानी पर आपको वोट दिया जा रहा है, और अगर ईमानदारी पर जाता है तो वो सारा वोट कांग्रेस का होता है। क्या यही है? निश्चित जी, देखिए, ये तो जनता 2 बार तय कर चुकी है, 2017 में भी, 2022 में भी, और 2027 में भी वो तय करने जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ना किया होता, विकास ना किया होता, जन भावनाओं पर खरे ना उतरे होते, तो मैं सोचता हूँ काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। हम पंचायत से लेके लोकसभा तक हर जगह पर, हर बॉडी में भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक प्रचंड बहुमत। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, वो एक तरह से कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, जो कांग्रेस का अब आप हम 2022 का ही मैं एक बार को उल्लेख करना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि मेरे भाई आशीष जी अभी कह रहे थे कि ये धार्मिक भावनाओं को मद्देनज़र रखकर ये लोग चुनाव मैदान में आते हैं। मेरे भाई, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में आते हैं। विकास ही हमारा मोटो है, विकास ही हमारी नीति है, विकास की नीयत से ही हम लोग चलते हैं। और इसीलिए भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सतत विश्वास कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन आप 2022 में क्या कह रहे थे? आप नहीं कह रहे थे कि हम ये विकास करेंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। आप एक ही बात बार बार बोल रहे थे, हम सत्ता में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम जुम्मे की नमाज की हम छुट्टी देंगे।
देखिए आप जिसका जियो तब भी ये जिसका झूठ जियो बोलते थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। जिसका जियो भी आप तब भी झूठ जिसका बोलते थे और जियो आज भी भी आप झूठ बोल रहे जिसका हैं। जियो भी आप केवल पहले झूठ, जारी कर चुके हैं। केवल झूठ मेरे पर टिकी मेरे भारतीय मेरे जनता पत्रकार पार्टी, बंधु यहाँ पर कोरे बैठे झूठ पर हैं, टिकी वो भी भारतीय इस जनता बात की पार्टी, तस्दीक करेंगे उत्तराखंड की कि जनता को जब बहलाती हरीश रावत जी फुसलाती की भारतीय सरकार जनता थी पार्टी, उस समय बलात्कारियों जुम्मे की के देखिए जन्मदिन छुट्टी की मनाती देखिए, नमाज भारतीय अगर जनता मुस्लिम पार्टी, नमाज की छुट्टी यूनिवर्सिटी का अपराधियों जुम्मे की की सुरक्षा नमाज करती अगर इन भारतीय उसका जनता टॉपिक्स पर उसका आने पार्टी, तो जियो अलग भी से हरीश समय रावत दूंगी मैं जी की आपको। जिहाद की सरकार बात के रुक करती जाइए, माध्यम से रुकिए हुआ आप था। संजीव जी। धार्मिक तो ध्रुवीकरण तब भी करते थे और आज भी संजीव करते जी, हैं। आप ठीक है। यही केवल और आपका केवल काम है, तुष्टीकरण की यही मैंने राजनीति बता करते दिया। हैं। अगर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर वोट आप पा आपकी सकते धार्मिक हैं तो गाली आप हो भी गई तो है। पा रहे हैं। आप यदि धार्मिक की भी बात करते हैं तो आप उसमें भी केवल तुष्टीकरण आप की ही धर्म के बात ठेकेदार करते बन जाते हैं। आप हैं। हिंदुओं के विध्वंसक हैं उत्तराखंड की और भोली भाली जनता घुसपैठियों को के बहलाने संरक्षक फुसलाने का काम कर हैं। रहे हैं। घुसपैठियों का संरक्षण देने का काम आप करते हैं। एक पत्थरबाजों भी को घुसपैठिया संरक्षण नहीं देने पकड़ा का आपने काम उत्तराखंड करते में रुक हैं। से। जाइए संजीव जी, और आप आतताइयों संजीव को जी रुकिए। संरक्षण घुसपैठिए देने का घुसपैठिए काम बोलते करते जा हैं। रहे हैं। हल्द्वानी में अरे भैया जब घुसपैठिए, आप 12 साल से केंद्र में सत्ता में है, हल्द्वानी 10 में साल से जब अब उत्तराखंड में होने वाले अतिक्रमणकारी हैं। थाने को घुसपैठिए घेर कौन कर करेगा? बहसबाजी से उसको कुछ नहीं उसमें होगा। आगजनी कर रहे अभी थे। चर्चा की तो शुरुआत आपके नहीं हुई, आप आपके बहसबाजी पर पहले आ गए हैं। आपके विधायक संभलिए ढाल जरा। बनकर उनके खड़े हुए थे। ठीक तो है, आप बताइए, आती हूँ आप संजीव बताइए, जी। मैं तो कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रमाण बिल्कुल के साथ बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आती हूँ आपके पास संजीव जी, पूरा मौका दिया। मीनाक्षी जी देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार सत्ता में रही है, यूकेडी को अभी एक भी मौका नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी तो दावा ठोककर ये कह रही है कि विकास के दम पर हम वोट पाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे। एक तरफ कांग्रेस प्रभारी आती है, वो भी इस जीत का दावा कर जाती हैं कि अब 2027 में सत्ता परिवर्तन है, कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो यूकेडी का स्टैंड क्या है? यूकेडी की स्ट्रैटेजी इन दो पार्टियों से अलग कैसे निकलेगी और जनता उन्हें कैसे समर्थन देने वाली है? देखिए, अगर हम यूकेडी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो यूकेडी हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पे संघर्षशील रही है और आगे भी संघर्षशील रहेगी। और आप देखिए कि ये दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही उत्तराखंड को एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया है। आज भी आप देखिए, स्थिति ये है कि राजनीति इस अजीब मोड़ पे खड़ी है कि एक सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के मुद्दों पे विफल रही है। क्योंकि आप देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला सुरक्षा जो है वो बिल्कुल नील है, पलायन, बेरोजगारी, हर तरह का मुद्दा आज चरम पे है। और वहीं जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसे जनता की आवाज होना चाहिए था 20 विधायकों के साथ, तो वो अपने आंतरिक उलझनों में ही फंसी हुई है। कहने के लिए कांग्रेस में जो है बड़े बड़े नेता सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन उसका संगठन उससे बढ़ नहीं रहा है। उससे क्या हो रहा है, इनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर असंतोष क्रिएट हो रहा है, जो कि 2027 में इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जनता भी समझ रही है कि जिन लोगों को बात करना चाहिए पलायन जैसे मुद्दों पे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे, वो अपने ही अंदर कौन बड़ा नेता, इस बात पे लड़ाई कर रही है। आज भी आप देखिए, स्थिति ये है कि समस्याओं की बात होनी चाहिए थी कि हमने आज तक क्या किया, या फिर कांग्रेस की तरफ से ये होना चाहिए था कि इन मुद्दों पे जो है भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा जो ले दे के आता है, वो धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा आ जाता है। सीधा हम लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाते हैं, सीधा हम लोग हिंदुत्व के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो इन सब चीजों से उसको इफेक्ट हो रहा है। वो जो विकास की जो हम बात कर रहे हैं, विकास बोल तो रहे हैं हम विकास शब्द, लेकिन उस विकास की डेफिनेशन आज तक इनकी तरफ से हम लोगों को नहीं पता चली है कि आखिर विकास हो रहा है वो किन लोगों का विकास हो रहा है और आखिर किस कीमत पे ये विकास हो रहा है। अगर तो हम बात करें, आप क्या करेंगे विकास के लिए? फिर विकास के लिए देखिए, अगर मैं उत्तराखंड क्रांति दल की बात करूं तो इस पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ था कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और यहाँ पे जो योजनाएं बननी चाहिए वो यहाँ के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े हम डैम्स की बात ना करें, छोटे छोटे डैम्स होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, सड़कें, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कों की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इससे यहाँ का जो भौगोलिक संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है और साथ ही लेकिन अभी जिस तरीके का मैपिंग अगर समझी जाए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करी है पर्यटन को लेकर, तो भारी संख्या में जिसे कहेंगे पर्यटक आ रहे हैं उत्तराखंड की ओर,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट कर दी गई हैं, विंटर डेस्टिनेशन बना दी गई हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। चार धाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो श्रद्धालुओं वाला जो पर्यटन है, तीर्थाटन, वो भी बढ़ चुका है। तो अब आप मुझे बताइए, तब चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्यों? क्योंकि जब पतली सड़कें जहां पर हैं, जहां पर छोटे छोटे मार्ग हैं, वहां तो गाड़ियां फंस जाती हैं, आवाजाही में दिक्कतें, जाम जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो अब वहां पर इंसान करे तो करे क्या? निशी जी, सबसे पहले तो पर्यटन पे ही डिफरेंस करने की आवश्यकता है। जो धार्मिक पर्यटन है और जो दूसरे प्रकार का पर्यटन है, इन दोनों में डिफरेंस इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा। अगर हम धार्मिक पर्यटन की बात करें कि धार्मिक तौर पर कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि आखिर किस कीमत पे ये विकास हो रहा है, किस कीमत पे ये सड़कें बन रही हैं। ये सड़कें बनाई गई थी जनता का टैक्स का पैसा इन सड़कों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बोला गया था कि ये 12 मासा जो सड़कें हैं, 12 महीने जो सड़कें हैं, ये चलेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इन सड़कों की होती है। आखिर में भी जब यात्रा शुरू हो जाती है, उसके बाद भी इन सड़कों की मरम्मत चल रही होती है। तो बताइए ना कि किस प्रकार से इन्होंने ये सड़कें बनाई है और उसका कितना लाभ हो रहा है। हम हमेशा से बात करते हैं कि धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ लोगों को यहाँ पे लेके आना, ये एक मकसद नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, हेलीकॉप्टर्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, इन सड़कों के बनने से कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। संजीव जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हैरानी भी हो रही है और शर्म भी आ रही है। शर्म तो आपको आनी ही चाहिए, भाजपा को शर्म तो आनी ही चाहिए, आपकी शर्म आनी चाहिए। आप दोबारा धर्म के मुद्दे पे मत आ जाइएगा संजीव जी। आप समझिए, ये जो उत्तराखंड है, यहाँ पे पर्यावरण का उतना ही महत्व है जितना बाकी चीजों का। जिनकी हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, डिपेंड होती है रोजी रोटी की। कितने ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं, आज से पहले रोजी रोटी नहीं चल रही थी क्या संजीव जी? आज से पहले नहीं, आपकी सरकार आने के बाद ही आप तो उनकी रोजी रोटी पे लात मारने का काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं फोर सिक्स लेन नहीं होनी चाहिए, पगडंडी होनी चाहिए, भाषा समझिए कि आप बोलते क्या हैं। हाई स्पीड गाड़ी नहीं होनी चाहिए, बैलगाड़ी होनी चाहिए, इससे पहले लोगों की रोजी रोटी नहीं नहीं होना चल चाहिए, रही। टाइपराइटर होना चाहिए। अरे आप संजीव पुरातन जी, युग आप में कहाँ ले पहुंच आना गए? चाह रही संजीव हैं जी, क्या? पुरातन युग की तो बात ही अरे नहीं आप आई है। पुरातन युग में ले संजीव आना जी, चाह बात रही क्या हैं हुई है? आप ये देखिए, पर्यटन आता है, बहुत पर्यटन आता है, लेकिन उसकी असुविधाओं का ख्याल कौन रखेगा? उसको जो असुविधाएं हो रही है, शौचालय आपसे वहां बनते नहीं है, आप वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं पाते, सब कुछ हो रहा है, सड़कें जो है सब वो कुछ हो रहा है। 3-3, अपने 4-4 चश्मे का घंटे नंबर सड़कों चेंज पे वो लोग फंसे कराइए, रहते हैं। अपने चश्मे उन्हें का आप नंबर सुविधाएं, चेंज कराइए, आप उन्हें सुविधाएं आप पहुंचा अपने नहीं पाते चश्मे का हैं। नंबर उसके चेंज बाद कराइए, आप जब पर्सनल आपको अटैक विकास करते भी हैं संजीव दिखेगा, जी। विकास आप सुनाई अपनी भी सरकार देगा, की बात करिए, विकास पर्सनल दिखाई अटैक भी मत करिए। देगा। जब आप लोगों के साथ यही समस्या है कि जब जो लोग आपकी विकास आपकी देखना प्रॉब्लम्स चाहते हैं ना, गिनाई उनको जाती विकास हैं। रुक जाइए, दिख रहा है। देखिए मुद्दा ही कहीं और चले गया। मुद्दा कहाँ जा रहा है, ये भी तो देखिए। बात सुनिए, मैंने सारी समस्याएं गिनवा दी आपको कि चार धाम में लोगों को कितनी समस्याएं होती है। और बात करें मूल निवासियों की, तो मूल निवासियों को वहां पे कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते आप हैं। ये देखिए कि मंदिर पे जो फूल माला लगाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी गुजरात से लोग आ रहे हैं। फिर आप किन की रोजी रोटी की बात कर रहे हैं? किन लोगों को आप रोजी रोटी दे रहे हैं यहाँ पे? कैसी बातें करते हैं? देखिए वहां पे समझिए कि पर्यावरण के नुकसान से कौन भुगत रहा है? जो वहां लोग का चार मूल धाम निवासी के भुगत रहा ऊपर है। जिनका पूरा परिवार सुनिए। पूरा साल भर की रोजी रोटी संजीव जी, डिपेंड वो करती है, पहले भी चलता आप उनके था। पेट पे संजीव लात जी, वो मारने पहले का भी काम चलता कर रही था। हैं। वो आप पहले भी समझिए, चलता था। आप लेकिन आपने आप ये सोच जो बड़ा- समझ के रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। वो किन बोल लोगों क्या इस को रहे हैं? तरीके से बताने के दोनों लिए में से छोड़ा किसी है, की ये बात भी समझ अच्छे नहीं से आएगी। जानते हैं। एक एक करके रखिए अपनी बात, दोनों में से किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। इस तरीके से संजीव अगर जी आप को लोग बोलिए बात ना, बीच करेंगे, में ना बोला करें। इंटरप्शन इतना बिल्कुल मत क्यों कीजिए। परेशान हो सबको मैं जाते हैं? बराबर आपकी मौका सरकार दूंगी है ना, और आपकी बराबर सरकार मौके है, में इतना अपनी क्यों अपनी परेशान बारियों का इंतजार करें और उसी बीच बोले तो ज्यादा सही रहेगा। आती हूँ आपके पास, आती हूँ प्रेम पंचोली जी से। प्रेम पंचोली जी से जवाब लेना चाहूंगी। प्रेम पंचोली जी, मुझे बताइए जरा, कुमारी शैलजा जी पहुंच रखी हैं इधर, तो देखिए घमासान चलता रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप, ये तो एक मामूली बात हो चुका है उत्तराखंड में चुनावी दौर में। लेकिन कांग्रेस की तैयारी हो रही है एक तरफ, बीजेपी की भी तैयारी हो रही है, यूकेडी की भी तैयारी हो रही है, लेकिन किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ सकती है 2027 में? देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो जितने दोषी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है जनता की नज़र में, उतनी ही दोषी कांग्रेस है। बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यूकेडी भी दोषी इसलिए है कि पता नहीं, अब तक हम लोग नहीं समझ पाए कि जिस यूकेडी के बैनर पे कांग्रेस भाजपा में जो लोग आज तुर्रम खां बने हुए हैं, वो लोग भी यूकेडी के बैनर पे जाकर के उन्होंने आंदोलन में शरीक हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ भी लोग आंदोलनकारी नहीं हैं,
लेकिन आज समझ नहीं पाए हम लोग कि यूकेडी ने अपना विश्वास जनता से क्यों खोया, पहली बात। दूसरी बात है कि 25 सालों का जब हम पूरा लेखा जोखा करेंगे तो हम आज कहाँ पर हैं, क्योंकि उसी के निमित्त हम आगे जाएंगे ना चुनाव में। ये कांग्रेस हो, भाजपा हो, यूकेडी हो, अभी तो तीन ही दल दिखाई दे रहे हैं, और छोटे मोटे दल कुछ हरिद्वार भी दिखाई दे रहे हैं, जन अधिकार मंच टाइप के, कि जो हरिद्वार के 11 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक हमने 25 साल से अब जो हमने देखा, जो हमने लिखा, अब तक कोई रोड मैप सामने पे, स्पष्ट रोड मैप न तो कांग्रेस ने ला पाया न भाजपा ने ला पाया। यदि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिख भी दिया होगा कुछ, तो उससे सत्ता पाते ही मुकर जाते हैं। हम मतलब उस मैनिफेस्टो को सीधे रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। वो लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो होता है, जबकि 4 काम यहाँ बहुत जरूरी है उत्तराखंड में। सबसे पहला काम यहाँ पे स्वास्थ्य का है। एजुकेशन भी, स्कूलें भी बहुत खुल रखी है, लेकिन स्कूलों को ठीक करना, जैसे मैंने एक बार लिखा था, एक एडिटोरियल लिखा था कि सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी वाली बात थी। सुविधा पूरी है, ढांचा बना हुआ है, स्कूल है, स्कूल में टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। स्कूल बना हुआ तो वहाँ पे मास्टर ही नहीं है, और अगर कहीं मास्टर 10 हैं तो बच्चे कम हैं। तो जो एक जिक जैक इन्होंने एजुकेशन को लेकर किया है, उसको प्रॉपर पटरी पे लाने का कोई रोड मैप नहीं बनाया। वहाँ पे हेल्थ के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि आप जिनको सरकार जो है, जो लाखों की फीस से जो सरकारी कॉलेजों से पढ़ कर के आ रहे हैं, वो गांव स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं कि नहीं जाओगे तो तुम्हारा रद्द कर दिया जाएगा। वो भी कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाता है। आपको ध्यान होगा निशी जी, एक बार एक मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैं तो सबको टर्मानेंट कर दूंगा। जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वो लिस्ट मंगाई जो नौकरी पे नहीं गए थे, जो गए नहीं थे, उन्होंने कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी थी। 100 कुछ डॉक्टरों को निलंबित कर दिया, टर्मानेंट कर दिया भाजपा के, और बाद में पता चला कि वो तो नौकरी पे नहीं जा रहे थे। तो ये जो प्रोपोगेंडा है जो इन लोगों ने बनाया, भाजपा कांग्रेस ने, ये अकेले भाजपा ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया है। ये मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव बहुत सोच समझ करके यहाँ उत्तराखंड की जनता वोट देने वाली है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं एक सवाल और, ठीक है। आप जैसे हम टूरिस्ट की बात कर रहे थे ना, अभी यहाँ पे बहुत टूरिस्ट बढ़ रहा है। और दिख रहा है यहाँ नए डेस्टिनेशन भी डेवलप हुए और जो स्वस्फूर्त हुए हैं, जैसे धारी देवी में बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा रहा है। धार्मिक पर्यटन है। जैसे कैंची धाम, यदि आपने कैंची धाम 10 बजे से पहले क्रॉस नहीं कर पाया तो आप बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ आप नहीं जा पाएंगे 4 बजे तक। यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत उत्पन्न हो रही है, लेकिन गोदियाल इस बयान को भी एक बार फिर से ये जनता के समक्ष रखते हैं, याद दिलाते हैं कि 2017 के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी आते हैं केदारनाथ, और वो अपने आप को बीकेटीसी के अंतर्गत भगवान दिखाने की कोशिश करते हैं, भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गणेश गोदियाल कहते हैं कि मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की है, और मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और मैंने उनके खिलाफ वो सारी बातें रखी जिससे कि वो ये तो साबित हो गया कि भगवान तो नहीं है। निशी जी, किनकी बात करते हैं आप? झूठों के सरदार, झूठ की दुकान, जिनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इनका हर बात में, हर उसमें झूठ और केवल झूठ। ये वही लोग हैं जो इनके पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना के, जिस प्रकार से आज आसाम के मुख्यमंत्री उनकी पत्नी के नाम पर जो इजिप्ट का 3 पासपोर्ट की बात कर रहे थे, वो पूरी बातें खुल के सामने आ गई हैं। वो जो पासपोर्ट की ये लोग बात कर रहे थे, वो इजिप्ट के कोई मुस्लिम व्यक्ति हैं, और उनके नाम का वो पासपोर्ट था, और वो पासपोर्ट मार्च में खोया था। आईडी के आधार पे वो सारा का सारा सामने आ गया। और जिस कंपनी की ये लोग बात कर रहे थे, मात्र 36 घंटे पहले उस कंपनी को फॉर्म किया गया। और ये लोग कुछ भी तो बोल सकते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके पास बेसिर पैर की बात करते हैं, ना कोई आधार होता है, ना बात का आधार होता है। यही कारण है जनता लगातार इनको नकार रही है। 2017 से लेके 2022 से लेके आज अब 2027 का चुनाव आने जा रहा है, जनता लगातार इनको नकार रही है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है। अभी देखें,
एक छक्का मारा और छक्का मारते ही सर वो क्लीन बोल्ड हो गया। और एक पूपा बने हैं हरीश रावत जी, एक पूपा बने हैं महाराज जी, और एक पूपा बनी है, बुआ बनी है मीना शर्मा जी इनकी, जिनको ताज़ा ताज़ा ज्वाइन कराया गया था। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकला है, अंतर्द्वंद है, हाँ। और ये डूबता हुआ जहाज है, जहां वर्चस्व की केवल और केवल लड़ाई है। इसी बात से याद आया मुझे एक बयान, और महेंद्र भट्ट ने भी यही बयान दिया। 2027 की 2027 की ये लोग बात कर रहे ठीक हैं, है। 27 तक पहुंच तो जाओ मेरे भाई। 27 बिल्कुल, सीट संजीव तक भी जी, अगर पहुंच संजीव गए तो जी। वही बहुत बड़ी गनीमत होगी। मैं सोचता हूं डबल का आंकड़ा भी शायद आप लोग पार नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद है, जिस तरह से आप देश विरोधी एक मानसिकता के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं। आपने विदेशी कंपनी, आपने कार्यकाल में सभी विदेशी कंपनियों को आपने लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे यूनियन कार्बाइड की हम बात करें, चाहे बोफोर्स की बात करें, चाहे इसी टॉपिक पर आती हूँ और आशीष जी आपका जवाब लेती की हूँ। बात करें, आशीष तो जी, आप केवल और केवल आप देश को बेचने में लगे रहे। पूरे 2004 से 2014 तक अखबार का पन्ना, आपकी हेडलाइन आपके भ्रष्टाचारों से भरी रहती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी महंगाई की ये बहुत शोर मचा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पेट्रोल और डीजल ने 5-5 रुपए बढ़ाने वाली कोई सरकार देश भर की कोई रही तो हिमाचल की सरकार। फिर मैं और वो अभी भी संजीव कांग्रेस जी की वही सरकार। बात करूंगी और फिर वो वही भी बात कांग्रेस की सुनकर आप सरकार। लोगों को मिर्ची ये जरूर लगेगी। गैस के नाम पर, मिर्ची पेट्रोल के जरूर नाम पर, लगेगी कि डीजल आप के तुलना नाम पर किनसे करते हैं। पूरे देश को गुमराह आप तुलना ही करते किनसे रहे। करते हैं। और इनका काम केवल और केवल झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। भय का एक वातावरण संजीव जी, बनाना, full stop लगा अराजकता का लीजिए। वातावरण बनाना, यही काम आशीष इनका सैनी रह जी गया जवाब है। दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आप ही के आरोपों पर जब प्रतिक्रिया देती है तो एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि चाहे कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के निकले हुए लोग क्यों ना शामिल हो जाए, कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही थी पहले भी, और 4 जनों को बुलाकर अपना ही मजाक बना रहे हैं। उन्हें ही जोड़ने में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2027 चुनाव भी निकल जाएगा हाथ से। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज आपकी डिबेट में जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये बात ना चर्चा करने लायक है, ना इस पर कोई जवाब देने की स्थिति बनती है। मैंने पहले भी आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल उन मुद्दों पर राजनीति करने का काम करेगी जो जनता की आवाज बनेंगे। आज उत्तराखंड की जनता पूरे प्रदेश में किसी भी कोने में यदि कोई भी समस्या को उठाने का काम करेगी तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा कि भी महंगाई की बात आई और 4 धाम यात्रा की बात आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा, यदि आप 4 धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो 4 धाम यात्रा रूट पर जो होटल और ढाबे वाले लोग हैं, जो यात्रियों की सेवा करने का काम करेंगे, तो क्या उनको गैस उपलब्ध हो कराने में सरकार समय पे सक्षम है? उसका जवाब सरकार से नहीं आया। हमने इनसे कहा कि क्या 36% महिलाओं की बढ़ाया है, सुरक्षा, हमने जवाब दिया है। 36% बढ़ाया, हमने जवाब दिया है। जहां पर रोजाना 3000 सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, हमने 6000 सिलेंडर की व्यवस्था करी है। हम बताए मेरे भाई, नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल बढ़ाए। आप दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मना रहे हैं मेरे भाई, आपके झूठ आप बोलने से दुष्यंत कुछ होने वाला गौतम का नहीं। जन्मदिन मना रहे हैं। आपके झूठ बोलने आप कुछ गैस नहीं बढ़ाने होने वाले वाला। नहीं है। आप आपके गैस झूठ बोलने का से गैस कुछ नहीं होने आप वाला। मुझे बता दीजिए, 60 रुपए गैस की कीमत क्यों बढ़ाई? 60 रुपए गैस की कीमत क्यों बढ़ाई, ये बता दीजिए एक बार। आपकी सरकार में 445 का सिलेंडर 1200 रुपए तक हुआ था। 1200 रुपए तक हुआ था। उस समय कोई युद्ध भी नहीं था, जैसे आपके कोई प्रधानमंत्री क्राइसिस भी वैसे ही नहीं आपके था। प्रवक्ता, आपको आप और केवल बलात्कारियों का पक्ष कर सकते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ दे सकते हैं। 500 आपको उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। 500 जिन हाईवे की फोटो लगा तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि उनके समय में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए तो यहाँ पर भी बढ़ा दिए। ये कंपैरिजन चल रहा है क्या संजीव जी? जिस हाईवे के उद्घाटन के लिए कंपैरिजन वाली बात प्रधानमंत्री को नहीं है। बुलाया जा रहा है,
मुझे बताइए ना, उसको लोकार्पण करने में लेकिन 5 आशीष महीने जी, फालतू क्यों आशीष लगे? जी, रुकिए तो जरा। देहरादून का हाईवे आशीष बार बार जी, टूट रहा था। आशीष जी एक सवाल का जवाब दीजिए 2004 से कि 2014 आखिरकार, तक आपने रुक जाइए उत्तराखंड संजीव के जी। लिए कौन सा नया हाईवे बनाया? हाँ, मैं कौन आ सा ही रही हूँ एक्सप्रेस उसी हाईवे सवाल बनाया? पर, उसी कितने अरे भाई, सवाल हम पर आ सरकार रही में हूँ होंगे तो संजीव हाईवे इस बात का बनाएंगे। जवाब रुक दीजिए। कैसी जाइए। मूर्खतापूर्ण बातें मुझे कर मेरा रहे हैं? काम करने दीजिए, कैसी मैं ले बेवकूफ लेती हूँ ना जैसी बात सवाल। कर रहे हैं? आती हूँ, रुको। सरकार में ये लोग बैठे हैं और हाईवे हमसे पूछ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा नहीं, हाईवे हमसे किया? पूछ इस रहे हैं, बात का सरकार जवाब में ये दो ना। लोग बैठे हैं। अरे आप जवाब जिन दो ना हाईवे मेरे पर भाई। टोल लगाकर हमने तो बैठे हो और जवाब- दाम अरे, रोटी कमा रहे बनाया है हो, तो वो हाईवे उद्घाटन भी कांग्रेस हम के ही बनाए हुए करेंगे। हैं। बनाया हमने है तो उद्घाटन भी हम करेंगे श्रीमान जी। अरे आपने कहाँ से बनाया? हमने ही आपने बनाया कहाँ है। से बनाया? हमने ही आप बनाया है। आप आशीष जी, करोड़ों हमारी रुपए आशीष टोल जी, वसूल एक रहे हैं सवाल वहाँ का पे। जवाब दीजिए आप मुझे। टोल की चोरी कर रहे हो संजीव वहाँ जी, पे। अगर आप शांत हो तो मैं टोल की सवाल ले लूं। डकैती डाल रहे हैं उन्हीं हाईवे सड़कों पर जो पहले की बनी हुई है। आशीष जी, मैं आपसे ये देश की जानना सड़कों चाह पर रही टोल की हूँ, डकैती डाल रहे हैं आप। आशीष जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रोड मैप पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा का ये कहना है कि हमने इस लेवल तक अपनी तैयारियां पहुंचा दी हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता आपको चुने क्यों? क्योंकि 2017 से पहले जब आपकी सरकार सत्ता में रही है, तब आखिरकार आपने वो कौन से ऐसे कार्य किए हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसे पॉइंट आउट करें, निकाल कर सामने रखें अभी 5 सभी काम पैनलिस्ट बता के दो बस, सामने। केवल 5 जी, काम। जी। मैं ये सवाल जी, पूछ जी, रही जी। हूँ केवल 5 आशीष, काम सबसे अभी मैं पहले ये तो सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आशीष जी, सबसे तो पहले आप मुझे वो बताइए कि आखिरकार वो मैं कौन वही- से काम है वही बता रहा हूं। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए कामों से ऊपर माना जाए, और उसके चलते कंपैरिजन के तौर पर जो आप लोग कंपैरिजन करते हैं दामों में बढ़ोतरी का, पर बिल्कुल कामों सही, की बिल्कुल बढ़ोतरी सही, में बिल्कुल क्या सही। काम किया, वो आप मुझे अभी एग्जांपल दीजिएगा। बिल्कुल सही। मैं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं इसी पर डिबेट मैंने की भी है और आगे भी करना हाँ। चाहूंगा। हमारा आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। उत्तराखंड को बने हुए 5 सरकारें, अभी इस सरकार को अगर 1 साल को भी पूरा मान ले तो 15 साल बीजेपी का शासन और 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस के शासन में उद्योगों की स्थापना, इंडस्ट्रीज और कारोबार के बढ़ने की जो स्थिति है, कांग्रेस के शासन में हुई, बीजेपी के शासन में शून्य हो गई। अटल कांग्रेस की बिहारी सरकार में वाजपेयी ने प्रदेश के अटल अभी बिहारी रेडियो बंद कर वाजपेयी जी दीजिए, ने ये अरे बताइए बार संजीव बार। जी, राज्य का संजीव रेडियो जी, वो बंद कर 5 दीजिए, पॉइंट बार-बार कैसे फेंक रहे सुनेंगे हैं। आप? दर्जा दिया आप तो था। पहले ही इनको पॉइंट में मना इतने कीजिए ज्यादा बोलेना तिल मिलाने बिल्कुल लग भी। गए। रुक जाइए, पूरे 5 तो ये सुनिए। बलात्कारियों से मुझे सवाल बलात्कारियों को पीछे बोलने से रोक दीजिए। विशेष बिल्कुल राज्य का दर्जा हमने दिया था। बिल्कुल टैक्स बलात्कारियों हॉलिडे को रोक हमने दीजिए दिया था। आप। रुक मेरे पास जाइए, पूरे इसको जवाब है। छीनने का जाइए। काम किया इन्हें था। शर्म रुक आती है उन जाइए। पर चर्चा करते हुए। बिल्कुल आशीष जी बोलिए। नंबर 1 बात मैंने बताई। हाँ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कॉलेजों की स्थापना, यूनिवर्सिटीज की स्थापना और जो एजुकेशनल संस्थान की स्थापना हमारे समय में हुई, उस पर तुलना कर लीजिए। कौन कौन से बनाए? दूसरा 5 मेडिकल कॉलेज हमारे समय में खोले गए, उसकी आप तुलना करा लीजिए कहां से कहां तक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ही घोषणा जिसकी सरकार में हुई, उनकी तुलना कर लीजिए। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार और कारोबार के अवसर किस सरकार ने कैसे उपलब्ध कराए, हमने कैसे उपलब्ध किया बताता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग है, जो उद्योगों की स्थापना हुई वो अलग कर दीजिए, लेकिन जो हमारे जो लोकल किसान अपने उत्पाद करते हैं, उनके उत्पादों के विपणन की तैयारी कांग्रेस के समय में हुई। स्थानीय जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल से लेकर बाजार उपलब्ध कराने का काम वो कांग्रेस के समय में हुआ। सबसे बड़ी बात है, राज्य में निवेश का जो माहौल बना वो केवल कांग्रेस के समय में राज्य में निवेश हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, एक सिंगल फैक्ट्री नहीं खुली है। और मैं भ्रष्टाचार का जो चरम है, आज आसाम के बाद सबसे अधिक भ्रष्ट अगर सरकार है तो उत्तराखंड की है। हमने भ्रष्टाचार से उत्तराखंड को बचाने के लिए तमाम कानून भी बनाए। आशीष जी, अगर आप मैं इन उसी पॉइंट पॉइंट से पर हूं। कैसे हमने काउंटर करेंगे भ्रष्टाचार बीजेपी को कम करने का अभी जो किया, काम हो भ्रष्टाचार को चुके बचाने हैं, का काम किया। अभी जो काम हो चुके हैं, चाहे वो क्रेडिट, अभी रुकिए संजीव जी, संजीव जी आऊंगी आपके पास। संजीव जी आपको मौका दूंगी, अभी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, समय बहुत कम है। आशीष जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि अभी जो बीजेपी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र कर दिया है, जो कि आप कर चुके हैं, लेकिन अभी करंट 15 साल अगर मान के चल लिया जाए तो इनकी सरकार सत्ता में रहकर लगातार वो कार्य जो कर रही है और अभी भी कार्य प्रगति पर है, पर्यटन के क्षेत्र में देख लिया जाए, तीर्थाटन के क्षेत्र में देख लिया जाए, जिस तरीके से ये जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, आप उस दावे को कैसे कॉन्कर करके जनता को वो साबित करेंगे अपने करे हुए कार्यकाल को? बताइए। नहीं, छोटा सा इस पर कमेंट आपने सवाल पूछा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से और सही एंगल से सवाल पूछा है। आज
मैं आपने कहा कि आप कैसे साबित करेंगे जनता के सामने। देखिए वो हम साबित करने के लिए हमारे पास तो केवल अपना सच है और लोगों से सीधा संवाद है। इनके पास 1800 करोड़ रुपए हैं जो इन्होंने विज्ञापनों में फूंक दिए अपने झूठ को फैलाने के लिए। इनके पास वो मुख्यमंत्री हैं जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते लेकिन हैं, सरकार में लेकिन जब राज्य में आप निवेश थे की तब बात भी नहीं तो करते। आप भी तो विज्ञापन रिवर्स करेंगे ही पलायन की ना, बात करते हैं कोई अलग लेकिन सी एक बात भी तो रिवर्स नहीं पलायन है। नहीं होता। नहीं, मैं आपको निश्चित ही एक उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, जिससे आपको पता लगा कि राज्य में हो क्या रहा है। राज्य में पिटकुल के अंदर 800 करोड़ रुपए के जो सब स्टेशन है वो बनाए जाने थे। चाइनीज कंपनी वहां पर आई, चाइनीज कंपनी के व्यक्ति को, क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा पर था, उसे जेल भेज दिया गया। ठीक है। आज उसी के एमडी जिसको हटाया गया है ठीक कोर्ट है। के माध्यम से, उसको टिकाए रखने के लिए भाजपा काम कर रही है। भाजपा में सबसे पहले अब जो विकास कार्य होता है, ऐसे नहीं होते कि विकास कार्य जैसे कांग्रेस के समय में हुआ करते थे। इनके यहाँ पहले ठेकेदार आता है, फिर ठेकेदार योजना बनाता है, फिर उस योजना घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं और फिर उस पर बजट खर्च किया जाता है। हमारे समय में तो जब घोषणा हो जाती थी, उस पर काम होता था, तब जाकर लास्ट में ठेकेदार आता था। इनके यहाँ ठेकेदार तो इनके दफ्तर में घूम रहे हैं और भूल इनके जाते दफ्तर में थे। ठेकेदार घूम रहे हैं, शिलापट लगाते थे, दलाल और समझ ठेकेदार गए, इनके समझ दफ्तर गए। में घूम रहे हैं। भारतीय मोटा जनता मोटा पार्टी के हमें समझ आ गया है कि कार्यकर्ता मुंह आखिरकार फुलाकर क्या बैठे कुछ हुए आपका हैं। रोड मैप है, क्या इनके स्ट्रैटेजी छह रहने पूर्व वाली है। ठीक है, मुख्यमंत्री खाली बैठे हैं। समझ गए अब आप छह लोगों का पूर्व क्या रोड मुख्यमंत्री मैप और रहेगा, क्या बड़े कुछ वरिष्ठ आप लोग करने विधायक वाले हैं, वो मुंह समझ आ फुलाकर घर गया। बैठे हुए हैं। खनन चरम ठीक है। पर है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन की समझ आड़ गए। में 10,000 करोड़ रुपए का अवैध बस खनन मुझे किया आपका इन्होंने। पॉइंट ऑफ व्यू ये जानना तो था, वो चोर मैं हैं। जान गई हूँ। इनकी पोल इन्होंने खुल क्या चुकी है। नहीं करा है वो भी हम लोगों ने कई बार चर्चा के जरिए इनकी समझ पोल खुल गई लिया। है आती हूँ ऋषि जी, संजीव मैं जी। कह रहा हूँ इनकी पोल खुल चुकी है। ठीक है, खुल जनता चुकी है, इनके वो तो साथ दिख नहीं रहा है। है। इन्होंने हाकम पंचोली सिंह को जी, क्लीन चिट दे पंचोली दी जी, है। दोनों की बातों को आपने सुन लिया है। जरा बताइए अब मुझे कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है, क्योंकि आपको तो इतने साल हो चुके हैं पत्रकारिता में, हम तो इन्हें बहुत करीब तरीके से जानते हैं कि आखिरकार किसने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है और जनता इनके साथ कितना समर्थित है, कितना विश्वास जाहिर करती है। जरा बताइए। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि दोनों पार्टियां दोषी है जनता के नज़र से। जनता को आप सीधे आप किसी आम व्यक्ति को पूछेंगे तो क्या आप क्या करना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, तो दो शब्द कहता है वो कि दोनों भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या करें, चुनाव वोट तो इन्हीं में से किसी न किसी को देना है। हाँ। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि वोट अब भाजपा कांग्रेस को थर्ड देना है। ऑप्शन भी तो अब आ गया है ना। लेकिन अब तीसरा जो ऑप्शन आया है उस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आशीष नेगी, इतना वेल पढ़ा लिखा लड़का, नौजवान, उसके कंधे पर कितने देर तक यूकेडी चलेगी वो अभी 2027 में सब सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, आशीष नेगी जहाँ भी जा रहा है उसके पीछे पब्लिक का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक दिखने और वोट में उसको कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा कठिन काम है। सत्ता के नज़दीक आना या सत्ता में आना बहुत कठिन काम है, उसके लिए कई तरह की चीज़ें सामने आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे प्रदेश में जिन्होंने भी सत्ता संभाली उन्होंने यहाँ पे कोई खास रोड मैप बनाया ही नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अभी अगर हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हैं तो पर्यटन के लिए हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं, छोटे बड़े बड़े बड़े, 4 धाम को छोड़ करके, 4 धाम भी उसमें सम्मिलित है, पर उसको छोड़ करके वो सारे एक कंपनी को बेचने की तैयारी है। उसकी शुरुआत डाक पत्थर से हो चुकी है। अब आप बताओ कि जब हम उस टूरिस्ट स्थल पे जाएंगे हमें 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पर्ची काटनी पड़ेगी। अभी उस कंपनी के 10 नौजवान लड़का लड़कियां जो पूरे उत्तराखंड में घूम रही है, प्रत्येक स्पॉट पे वो वहाँ से आंकड़े दे रहे हैं कि 1 घंटे में कितने टूरिस्ट आए, कितने गए, कितने नहीं गए। ये पूरा एक तैयारी चल रही है, लेकिन अपना रोड मैप नहीं हमारा। हम ये कहते हैं उसी कंपनी को दो, लेकिन हम यहाँ पर टूरिस्ट को कैसे बुलाएं और कैसे उसको विदा करें। एकदम अगर केदारनाथ में 1 लाख लोग आ जाएंगे एक दिन में, बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो हमारे पास तो 16,000 गांव में 32,000 मंदिर है, जिन मंदिरों की अपनी एक मान्यता है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तरकाशी में एक ऐसा मंदिर है जिसकी पूजा उल्टी होती है और जो वहां जाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप जब यमुनोत्री गंगोत्री जाएंगे तो रास्ते में लाखा मंडल पड़ता है, रास्ते में अशोक शिलालेख पड़ता है। तो क्या आप इसको धार्मिक सर्किट नहीं बना सकते हैं? अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो सबसे पहले देवप्रयाग पड़ता है, उसके बाद धारी देवी पड़ती है, उसके बाद कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी मतलब अकूत शक्ति है, जहाँ लोग स्थानीय लोग जाते हैं और कई सारी चीजें वहां पर होती है। तो कोई धार्मिक सर्किट बनाने का इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो आप सीधा ठेका दो, जमीन खोदो, नदियों को खोदो, पैसा कमाओ।
ये पर दोनों बीजेपी पार्टी तो खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर खेल रही है ना, और तो हाँ, अब तो इस विषय पर आ जाना चाहिए बिल्कुल। कुछ समय बाद। तो इनका और इस विषय पर सोचना भी उतना जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार जनता चुनकर ला रही है तो फिर संभालिए जिम्मेदारी, ध्यान रखिए धार्मिक आस्था का। गिलडियाल जी, बिल्कुल। तो इसमें नहीं, मैंने वही कहा ना कि अगर हम धार्मिक की बात करते हैं तो क्या हमने ऐसा सर्किट बनाया? हाँ, नहीं बनाया ना। तो आप किसकी बात कर रहे हो? बिल्कुल। तो फिर जनता की बात है, ठीक है। 25 साल से 60 से 50 से 60% से मतदान नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं आप लोग? राजनीतिक पार्टियां और सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? अरे 80% मतदान कब होगा? 90% मतदान कब होगा? हम ये नहीं कहते हैं विकास, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है और किसी के जेब में जा रहा है, किसी के नहीं जा रहा। वो तो आपकी जो माइंड सेट है वो है। और आपके 86% मतदान तो असम में हो चुका है। नहीं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे वही हैं तो ना। मैं बता रही हूँ कि वहां जब ये चीज पॉसिबल है तो यहाँ पर पॉसिबल करना इतना तो मुश्किल भी नहीं है। अभी देखना, आप 2027 में मतदान ग्राफ गिरेगा, ये देखने वाला 100%। विषय और जब रहेगा, मतदान देखा। ग्राफ गिरेगा ठीक तो है। फिर वो बिल्कुल। सरकार में वही ठीक है। लोग आएंगे जिनकी मोनोपोली चलेगी। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। और देखिए, यहाँ पर सबके रोड मैप्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2027 में थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आपके ऊपर बनी हुई है, आपकी पार्टी के ऊपर बनी हुई है कि अगर इन दोनों पार्टियों से उबकर जनता तीसरी पार्टी को समर्थन देती है, मत देती है, तो कैसे उनके विश्वास पर खरिया उतरेगी ये यूकेडी पार्टी, और कैसे उन्हें प्रूव कर पाएगी कि इन दोनों पार्टियों से ऊपर हटकर भी कुछ सोचा जा सकता है। देखिए, ये बात देखिए शुरू से ही ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो यहाँ के मूल निवासियों की बात करती है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके काम, उनके रोजगार की बात करती है, उनके जो पलायन लगातार हमारा पहाड़ों से हो रहा है, या फिर आप ये कहें कि जो जनसंख्या का दबाव प्लेन तराई क्षेत्र पे बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे पहले से रहने वाले लोगों के लिए। जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो अगर हम इन सभी समस्याओं के लिए अगर बात करें तो इसमें उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल ये सारे सवाल और ये सारी समस्याएं जनता की तरफ से आ रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे है मीनाक्षी जी, अगर मैं यूकेडी वोटर हूं और इस बार 2027 में मैं बीजेपी कांग्रेस से हटकर तीसरी पार्टी को ऑप्ट कर रही हूं, चूज कर रही हूं, और मैं चाहती हूं कि मेरे प्रदेश से जो पलायन की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो यूकेडी के पास वो क्या प्लान है पलायन रोकने का, मुझे आप ये बताइए। देखिए, यूकेडी, अगर मैं यहाँ के जो हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोजगार हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा रोजगार हो सकता है वो खेती से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें खेती को मॉडर्न तरीके से अपनाना होगा, क्योंकि वो तो बीजेपी भी कर रही है अभी, वो सिर्फ पेपरों पे कर रही है निशी जी। अगर आप देखेंगे तो अगर आप बताइए ना कितनी खेती हो रही है वहां पे, जो वन्य जीव का जो संघर्ष है मानव के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि ये जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो सिर्फ पेपर पे बनाते हैं, और व्यक्ति अगर वाकई में वहां काम करना चाहता है, जो एक नीडी है जिसे जरूरत है, उसे वहां पे कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए ये कुछ जगहों पे इन्होंने अपने डेस्टिनेशन जो है वो डेवलप किए हुए हैं, उसके अलावा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उसके अलावा इनके पास कोई डेटा नहीं है कि आखिर पहाड़ में कितना कृषि हो रहा है। आप देखिए ना, कृषि की जमीन तो इन्होंने माफियाओं को बेच बेच के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। ये चीजें भी तो इनके राज में ही हुई हैं, और उस कंक्रीट के जंगल से जो यहाँ का पर्यावरण संतुलन बदला है, जिसको ये लोग विकास का नाम देते हैं, यहाँ का मूल निवासी आज परेशान है। लगातार जो आप ये देखिए आपदाएं आ रही हैं, वो भी इसी का एक कारण है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उत्तराखंड और प्लेन के जो क्षेत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई स्टेट हो, उससे बिल्कुल स्थिति अलग है। तो उसी तरह से यहाँ के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए मीनाक्षी जी, आपने जब जवाब दिया और पलायन की समस्या का जब भी जिक्र होता है तो खेतीबाड़ी एक अन्य विषय है रोजगार उत्पादन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन को रोकने की, वो एक जो सबसे बड़ी चीज है जिससे ये परिवर्तन हो सकता है, वो ये है कि मूलभूत सुविधाओं को उन जगहों पर विकसित करना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य बेसिक चीज है। अगर ये मूलभूत सुविधाएं उनको वहां बैठे मिल जाएंगी तो वो अपनी जगह से खिसकना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि खेतीबाड़ी उनका एक समय से चला आ रहा रोजगार का साधन है और वो उस पर कायम रहेंगे, और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार, सरकार के आगे बढ़ रहे विकास कार्यों के अनुसार उसको कर दिया जाएगा एक बारी को मॉडर्न। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अभी पहाड़ों की समस्या वो स्वास्थ्य और शिक्षा ही बनी हुई है।
जिसकी वजह से उन्हें पलायन करके दूसरी जगहों पर आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बाकी मौजूदा लोगों के स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ता है, उन शिक्षाओं को मैच करना पड़ता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज को मैच करना पड़ता है। और यही जब आपकी एक्सपेक्टेशन संजीव जी आपकी पार्टी से भी रहती है कि बाकी मुद्दों पर चर्चा करने से पहले अगर इन मुद्दों पर चर्चा हो जाए तो प्रदेश का विकास वहीं पर हो जाएगा, और फिर लोगों को चाहिए भी नहीं कुछ, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत मासूम है और वो इन चीजों से भी खुश हो जाती है और वो सिर्फ यही चीजें मांगती है। लेकिन संजीव जी, आप फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे कि 2027 में अब आपका मेन फोकस क्या कुछ रहने वाला है? मुझे 10 से 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। निश्चित जी, देखिए मेडिकल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ तक हम इसको लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही जो रोजगार स्वरोजगार के जो साधन है, जैसे होम स्टे है, जैसे सोलर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जैसे फल पट्टी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों तक हम इसको इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं और इसमें हमारे को अपेक्षित सफलता भी मिली है। उसकी वजह से पलायन के ऊपर रोक लगी है और रिवर्स पलायन इसमें होना आरंभ हो गया है। और साथ ही देखिए जो हमारे किसान हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा काम हमारी सरकार में हुआ है। जो पूर्ववर्ती सरकारों में गन्ना मूल्य का जो भुगतान है 4-4, 5-5 साल अटका लटका भटका रहता था, हम इंस्टेंटली हर वर्ष पेराई सीजन में, जैसे ही पेराई सीजन समाप्त होने पहले ही उनका तमाम गन्ना मूल्य का भुगतान कराते हैं, जिसकी वजह से वो साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचते हैं और उनका जो आय का जो हमारी सरकार का ध्येय है कि किसान की आय दोगुनी हो, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमने उससे भी आगे उनको और ज्यादा हम परिपूर्ण कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में बात रखिएगा आशीष। देखिए, अभी इन्होंने 3 चीजें रखी, तीनों झूठी हैं। एक बालपुर शुगर मिल 2019 से लगातार 118 करोड़ का पेमेंट नहीं कर पा रही है। जितने भी वक्तव्य इन्होंने अभी दिए हैं वो सारे झूठे हैं। महिला सुरक्षा से लेकर पलायन पर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि और यहाँ से लोगों को बाहर भगाया गया है, उनको मजबूर किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की आय दुगनी किस हैसियत से कर रहे हैं? उनका यूरिया महंगा, खाद महंगी, फसल के दाम मिल नहीं रहे हैं, तो आप किस चीज से उनके किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं? आशीष जी, कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो अब 2027 में क्लियर हो जाएगा। माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ आप सभी पैनलिस्ट को, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सभी की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा बेहद दिलचस्प है क्योंकि 2027 चुनाव में बेहद कम समय बाकी रह चुका है। युद्ध स्तर पर सभी की तैयारियां चल रही हैं। जनता के हाथों में वो फैसला है कि आखिरकार किसको मत देना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आखिरकार सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने दावों पर खरी उतरेगी या फिर नहीं, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।